मेरठ में आरएसएस नेता के घर में बदमाशों का हमला, परिवार को तमंचे की नोक पर दी धमकी, बिना वारदात को अंजाम देकर भागे बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुए बदमाशों के साथ एक महिला भी थी शामिल। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने तेज की बदमाशों की तलाश, सिविल लाइन थाना इलाके की विजयनगर की वारदात। राम मंदिर पर आतंकियों के बड़े हमले की साजिश, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया हमले का अलर्ट, आत्मघाती हमले की जताई जा रही आशंका। उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत, बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को 27 जनवरी से 10 फरवरी तक दी अंतरिम जमानत। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है कुलदीप सेंगर। गोरखपुर में प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकारिता संगोष्ठी में शामिल हुए सीएम। पत्रकारिता को हमने कई रूपों में देखा, उन्होंने कहा मीडिया ने खुद बदलते परिदृश्य को देखा है। नए भारत को लेकर सीएम योगी ने कहा आज भारत कर सकता है दुनिया का नेतृत्व, लोगों की नजरों में बदली भारत की छवि। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली ने मायावती पर बोला हमला, कहा माफिया मुख्तार और अतीक से मायावती की यारी, पसमानदा समाज से मोटी रकम लेने के बाद भी मायावती ने नहीं दिया प्रतिनिधित्व। जालौन में प्रवीण तोगड़िया का विवादित बयान, कहा बस चले तो मौलानाओं को शिवालय लेकर जाऊं, सेंसर बोर्ड से कैंची चलाकर खान बंधुओं का मार्केट काटने का किया अनुरोध। गाजियाबाद में आवास विकास योजना का फर्जीवाड़ा सामने आया, 2 महिलाओं ने गरीब बनकर आवास विकास योजना का लाभ लिया, पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ दर्ज किया मामला। नोएडा में पुलिस ने मोबाइल लूट गैंग का किया भंडाफोड़, पुलिस ने गैंग के 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सुनसान रास्तों पर लोगों को बनाते थे निशाना। 2015 में हुई दरोगा भर्ती घोटाला में बड़ा एक्शन, विजिलेंस ने अपनी जांच में 20 दरोगा को पाया संदिग्ध, जांच पूरी होने तक सस्पेंड रहेंगे सभी दरोगा। बरेली में हथियारबंद बदमाशों ने घर में डाली डकैती, तमंचे के बल पर महिला को बंधक बनाकर वारदात को दिया अंजाम, रिटायर्ड पुलिसकर्मी के 10 कारतूस भी बदमाश ले गए। झांसी में रहस्यमयी ढंग से घर से गायब हुए बच्चे का नाले में मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। कानपुर में पुलिस ने किया मंदिर में चोरी की घटना का खुलासा, चोरी के माल के साथ एक गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी के पास से मंदिर से चोरी सामान बरामद किया। लखनऊ में रियल एस्टेट कारोबारी के घर लाखों की चोरी, 5 दिन पहले हुई वारदात, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र का मामला। लखीमपुर खीरी में सहकारी बैंक की शाखा में चोरी की वारदात, 32 लाख कैश पर चोरों ने हाथ साफ किया, पुलिस सीसीटीवी की मदद से घटना का खुलासा करने में जुटी। नोएडा के सेक्टर 63 में चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी, 5 छोटे हाथी पर पाई गई फर्जी नंबर प्लेट, पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 पुलिस ने 3 छात्रों को टक्कर मारने वाले सेंट्रो कार चालक को गिरफ्तार किया, कार को भी पुलिस ने बरामद किया। 31 दिसंबर की रात को घटना के बाद फरार हो गया था कार चालक। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में पुलिस ने 12 घंटे के अंदर हत्यारे को किया गिरफ्तार, शराब के नशे में मामूली कहासुनी को लेकर की थी युवक की हत्या, वारदात के खुलासे के लिए पुलिस ने 2 टीमों का किया था गठन। अमरोहा में लाखों रुपए की ज्वेलरी से भरा बैग पुलिस ने किया बरामद, ज्वेलरी से भरा बैग रिक्शा में भूल गई थी महिला, पुलिस ने रिक्शा चालक को तलाश कर बैग बरामद किया। ललितपुर में सड़क हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत, बाइक से परीक्षा देने दोनों छात्रों का एक लड़की को बचाने के दौरान हादसा हुआ, सदर कोतवाली क्षेत्र बुढ़ावर रोड की घटना। कानपुर के संजय वन रोड पर कार बनी आग का गोला, कार सवार ने कूदकर जान बचाई, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग की वजह। कानपुर में शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग, आग से लाखों का नुकसान, दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू, हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के लवकुश विहार का मामला। कानपुर देहात में अनियंत्रित होकर पलटी बस में फंसी 20 सवारियों को लोगों ने रेस्क्यू किया, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, ड्राइवर पर एक हाथ से बस चलाने का आरोप। अलीगढ़ में ठंड से बचने के लिए जलाई आग में जिंदा जला किसान, खेत पर फसल की रखवाली कर रहे किसान की जिंदा जलकर मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। श्रावस्ती के गिलौला में खुटेहना रोड पर अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर ही युवक ने तोड़ा दम, स्थानीय लोगों का आरोप, घटनास्थल पर देरी से पहुंची पुलिस। श्रावस्ती में राप्ती नदी पर बना पुल धंसने से हादसा, ट्रैक्टर पर बैठे 3 लोग गंभीर रूप से घायल, पुल धंसने से जमुना तहसील और जिला मुख्यालय विभाग भिनगा का टूटा संपर्क। जोशीमठ आपदा पर राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने विपक्ष को दी राजनीति नहीं करने की नसीहत, कहा सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर 2 विपक्ष ताकि जोशीमठ के नागरिकों को मिल सके राहत। देहरादून में भर्ती घोटाले को लेकर भाजपा विधायक दिलीप रावत नाराज, दिलीप रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखा पत्र, का भर्तियों में हो रहे बार-बार घोटाले से सरकार की छवि हो रही धूमिल। कर्णप्रयाग में चल रहे शीतकालीन पर्यटन और विकास मेले में महिलाओं ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम, महिलाओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोहा। देहरादून में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग और पुलिस की बैठक, उत्तराखंड में संचालित महिला थाना और महिला हेल्प डेस्क के कामों के फीडबैक पर चर्चा, अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी बैठक में मौजूद रहे। बाबा केदार की नगरी पर चढ़ी बर्फ की चादर, बिजली पानी की आपूर्ति बंद, धाम में 3 फीट तक हुई बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंच रहे लोग। पिथौरागढ़ में ट्रैफिक पुलिस का अनोखा अभियान, यमराज और चित्रगुप्त के किरदार में स्थानीय कलाकारों को सड़क पर उतारा, बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों को कर रहे जागरूक।
तराई में गुलदार के व्यवहार और संख्या पर शोध की तैयारी। वन विभाग के डीएफओ प्रकाश आर्य बोले, शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही गुलदार की संख्या, लोगों पर भी बढ़े गुलदार के हमले। बिजनौर में भाजपा विधायक के करीबियों से परेशान होकर धरने पर बैठी भाजपा नेता। भाजपा विधायक सुशांत सिंह के करीबियों पर निर्माणाधीन मकान को रुकवाने का आरोप। भाजपा विधायक पर भी संपत्ति को कब्जाने का आरोप। पीलीभीत में भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपनी सरकार को याद दिलाए वादे। सरकार के घोषणा पत्र में किसानों से किए गए वादे को याद दिलाते हुए किसानों को आवारा पशुओं से निजात दिलाने की बात कही। फर्रुखाबाद में आवारा गोवंश को किसानों ने तहसील परिसर में बंद किया। किसान तैयार फसलों को नुकसान पहुंचा रहे आवारा गोवंश, किसानों ने प्रशासन से आवारा गोवंश को पकड़ने की फरियाद की। रायबरेली में जिलाधिकारी की फटकार के बाद शुरू हुआ गौशालाओं का निरीक्षण। गौशालाओं में व्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम और सियासी अधिकारी ने चलाया चेकिंग अभियान। साफ सफाई की व्यवस्था के दिए निर्देश। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर वाराणसी में भड़के अधिवक्ता। चंद्रशेखर के पोस्टर पर कालिक पोत कर गिरफ्तारी की मांग। बहराइच महिला अभ्यर्थियों ने निकाली यातायात जागरूकता रैली। डीएम और एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को कलेक्ट्रेट से किया रवाना। डीएम ने कहा, सभी विभाग मिलकर यातायात नियमों का कराएं पालन। मुरादाबाद में सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। दर्जनों दुकानों पर बुलडोजर चलाने से व्यापारी परेशान। प्रशासन ने पहले अतिक्रमण हटाने का दिया था नोटिस। कानपुर में गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप। सिख समुदाय ने लोगों से डीएम से शिकायत की। जांच कमेटी 15 दिन में डीएम को सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। शामली के गांव मंडावर में खनन माफिया का आतंक। खनन माफियाओं ने यमुना की जलधारा मोड़ी। यमुना की जलधारा गांव की तरफ मोड़ने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। मेरठ में सिक्योरिटी कंपनी के जीएम पर पालतू डॉग का हमला। जीएम को कुत्ते ने कई जगह काटा। जीएम ने थाने में दी शिकायत। मेडिकल थाना इलाके के दामोदर कॉलोनी का मामला। औरैया में रामगंगा नहर कटने से किसानों की बड़ी परेशानी। 1000 बीघा गेहूं और सरसों की फसल डूबी। किसानों के लाखों के नुकसान के बाद अधिकारियों ने कटान को बंद करा। प्रयागराज में किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। भारतीय किसान यूनियन लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को नहीं देगा समर्थन। साथ ही कहा, किसानों पर अत्याचार होगा तो उसका विरोध जरूर करेंगे। प्रयागराज में आस्था के पर्व माघ मेले में इस्लामिक साहित्य बेचे जाने का आरोप। भाजपा एमएलसी निर्मला पासवान ने डीएम और माघ मेला अधिकारी शिकायत कर कार्रवाई किए जाने की मांग की। गाजीपुर में मुआवजे की मांग को लेकर लोगों का धरना। नेपाल में हुए विमान हादसे में गाजीपुर के मृतकों के परिवार वालों के लिए कर रहे मुआवजे की मांग। एसडीएम वीर बहादुर सिंह ने प्रदर्शनकारियों से की बातचीत। नेपाल हादसे में गाजीपुर के अभिषेक कुशवाहा नाम के युवक की गई जान। अभिषेक के घर पर मातम का माहौल। मृतक के परिवार के लिए राहत राशि की मांग कर रहे लोग। हापुड़ में दलित बस्ती में ग्रामीणों ने घर के बाहर चस्पा किए पलायन के नोटिस। जलभराव का समाधान न होने से परेशान है लोग। अधिकारियों पर सुनवाई नहीं करने का आरोप। फतेहपुर में प्राइवेट अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। श्रावस्ती में बीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। जिला मुख्यालय भिनगा और तहसील जमुनहा को जोड़ने वाले टूटे हुए पुल पर शुरू हुआ काम। जिलाधिकारी ने मामले में संज्ञान में लेते हुए पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को फटकार लगाई। कानपुर देहात में पहली बार कानपुर देहात महोत्सव मनाया जाएगा। 6 फरवरी से 12 फरवरी तक इन्वेस्टर समिट और कानपुर देहात महोत्सव का आयोजन होगा। पीएम मोदी ने अग्निपथ योजना के पहले बैच के जवानों को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अग्निवीरों से पीएम ने की बातचीत। भाजपा ने दिल्ली विधानसभा के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर किया प्रदर्शन। प्रदूषण को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल की इस्तीफे की मांग की। टीचरों की ट्रेनिंग रोकने पर एलजी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का एलजी हाउस तक मार्च। केजरीवाल बोले, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहे उपराज्यपाल। रामचरितमानस विवाद के बीच बिहार के शिक्षा मंत्री का नया ट्वीट। शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार का दिया नारा। महाराष्ट्र के वासिम में उसके दौरान औरंगजेब का फोटो लेकर नाचना महंगा पड़ा। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दिल्ली से गिरफ्तार संदिग्धों को लेकर बड़ा खुलासा। कांग्रेस, शिवसेना और बजरंग दल के 3 नेताओं की हत्या का था प्लान। 27 और 21 जनवरी को टारगेट किलिंग को अंजाम देना था। और चलिए विस्तार से खबरों की बात करते हैं। यूपी विधान परिषद के चुनाव को लेकर सपा ने अपनी रणनीति बना ली है। निचली इकाई के दम पर सपा को जीत का पूरा भरोसा है। यूपी विधान परिषद चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी एक्टिव नजर आ रही है। सपा की कोशिश है कि यूपी विधान परिषद चुनाव में जीत हासिल कर सदन में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी वापस पाई जा सके। समाजवादी पार्टी ने 5 जगह अपने उम्मीदवार उतारे हैं और समाजवादी पार्टी का प्रयास है कि इन 5 सीटों पर जीत सुनिश्चित करें। हालांकि सपा ने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद नियम 234 का हवाला देकर हटाने को गलत बताया। एमएलसी चुनाव को लेकर सपा की जो रणनीति है वो समझिए। सभी 5 सीटों पर सपा ने प्रत्याशियों को उतारा है। स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता प्रचार में जुटे हैं। शिक्षक और स्नातक एमएलसी के मतदाताओं से संपर्क जारी है। एमएलसी चुनाव को लेकर सपा नेता जिलों का दौरा कर रहे हैं। जन समस्याओं और बेरोजगारी के मुद्दे उठा रहे हैं। विपक्ष के लोग स्नातकों की समस्याएं, बेरोजगारों की समस्याएं और शिक्षकों की समस्याओं को बराबर उठाते हैं। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर एमएलसी चुनाव में उसे जीत मिलेगी। इसके साथ ही सपा सत्ता पक्ष पर हमलावर भी दिखाई दी। विपक्ष सत्ता को
आईना दिखाता है और जन समस्याओं को विपक्ष जिस ढंग से रखता है सत्ता पक्ष नहीं रख पाता है। यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी मायावती पर पलटवार करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज के भाजपा के साथ जुड़ने से बसपा परेशान हो गई। अपने जन्मदिन के मौके पर मुस्लिम समाज को संदेश देते हुए मायावती ने कहा था कि भाजपा से मुस्लिम समाज को कोई मदद नहीं मिलेगी। मुस्लिम समाज है वो पहले मुस्लिम पहले पसमानदा बाद में है, तो जो उनके साथ में जुर्म जाती हो रही है मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रकार के बहकावे में आएंगे। मायावती के इस बयान पर यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पलटवार किया और कहा कि भाजपा के पसमानदा सम्मेलनों में उमड़ रही भीड़ ही बसपा की परेशानी की वजह है। मायावती जी ऐसा बोल रही हैं असफल प्रयोग, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ के जो पसमानदा समाज का हाथ पकड़ के उनको तरक्की की तरफ आगे बढ़ाने का काम किया, इस काम में भाजपा और योगी सरकार सफल रही, इसी बात से विपक्ष परेशान है। दानिश आजाद अंसारी ने गोला, गोकर्णनाथ, आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में मिसाल देते हुए कहा कि उपचुनाव की हर सीट पर मुस्लिम वोटरों की भूमिका निर्णायक थी और वहां भाजपा की जीत से साफ है कि मुस्लिम समाज अब भाजपा के साथ जुड़ रहा है। अगर भाजपा का प्रत्याशी जीता है तो इसका स्पष्ट मतलब है कि मुस्लिम समाज ने भी, पसमानदा समाज ने भी खुले मन से भाजपा को वोट किया है। दानिश अंसारी ने बसपा के साथ समाजवादी पार्टी पर भी मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। जेल में बंद गैंगस्टर अतीक अहमद के परिवार को बसपा में शामिल करवाने को लेकर भी भाजपा ने मायावती की घेरेबंदी शुरू कर दी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने आरोप लगाया है कि जिस तरह बसपा में दबंग और आपराधिक छवि वाले मुसलमानों को ही पार्टी में जगह मिल रही है, उससे लगता है कि जल्द ही अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी बसपा में शामिल हो जाएगा। मायावती जी लगातार मोदी जी के टुकड़े टुकड़े करने वाले इमरान, माफिया मुख्तार और अतीक से उनकी यारी है और शायद दाऊद इब्राहिम को लेने की उनकी तैयारी है। भाजपा नेता कुंवर बासित अली ने मायावती पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि मायावती अपने जन्मदिन के नाम पर चंदा उगाही और मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। जन्मदिन के नाम पर चाहे मैं बात करूं चंदा उगाने की बात हो या एक माहौल को खराब करने की, तुष्टीकरण की बात लगातार वो कर रही हैं। उनको अपने बयानों पर और अपनी नीतियों पर फिर से चर्चा करनी चाहिए और चिंता करनी चाहिए। यूपी में होने वाले निकाय चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा मुसलमानों को जोड़ने के लिए अभियान चलाए हुए है। इसी बीच मायावती भी दलित और मुस्लिम गठजोड़ को मजबूत करने में जुट गई है। इसलिए मुसलमानों के मुद्दे पर अब भाजपा और बसपा के बीच सियासी हमले तेज होते चले जा रहे हैं। और चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। जोशीमठ आपदा पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने आगे सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कह दिया है। दरअसल जोशीमठ संकट के बाद शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सुनवाई की मांग की थी, लेकिन आज सुनवाई के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में ही बात रखने के निर्देश दिए और कहा कि 12 जनवरी को हाईकोर्ट ने इसी मामले पर आदेश पारित किए हैं। हाईकोर्ट ने विशेषज्ञ कमेटी के गठन पर जवाब मांगा है। वहीं सरकार और एनटीपीसी को जोशीमठ में निर्माण फिलहाल बंद रखने के लिए भी कहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि याचिका में कही गई हर बात को लेकर हाईकोर्ट सुनवाई में सक्षम है। हमें लगता है कि याचिकाकर्ता को वही बात अपनी रखनी चाहिए। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कई मांग की गई थी, जिनमें जोशीमठ आपदा के प्रभावित लोगों के पुनर्वास और उनकी संपत्ति का बीमा कराए जाने की मांग की थी। पूरे मामले को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग के अलावा तपोवन विष्णुगढ़ बिजली परियोजना पर रोक लगाने की मांग भी की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से पुनर्वास और वित्तीय मदद की मांग पर गौर करने को कहा है। साथ ही इस मामले पर हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की अपील की है। एक तरफ जहां जोशीमठ पर सुप्रीम सुनवाई हुई, वहीं जोशीमठ में संकट बढ़ता जा रहा है, दरारें और चौड़ी हो रही हैं। एक दिन के अंदर करीब 11 और घरों में दरारें बढ़ गई हैं, जिसमें 2 और बड़े होटलों पर संकट मंडराने लगा है। यहाँ कॉमेंट और स्नोक्रेस्ट होटल भी आपस में मिल गए हैं। ये होटल कॉमेंट है जो दूसरे होटल की तरफ झुक गया है, यानी जिस तरीके से मलारी इन और माउंट इन आपस में जो टकराए थे, वही स्थिति इन तमाम दोनों होटल की यहाँ पर देखने को मिल रही है। जबकि 5वें दिन भी मलारी इन और माउंट व्यू होटल्स का ध्वस्तीकरण जारी रहा। हालांकि इन्हें तोड़ने में 10 से ज्यादा दिन का वक्त लग सकता है। इस बीच इन होटल्स के पीछे रहने वाले लोगों की नाराजगी भी बढ़ गई है। हमको जो है इनको 34 दे रहे हैं तो हमको कितने दे रहे हैं? इनका कॉमर्शियल, हमारा डोमर्शियल, हमारी इतनी लड़ाई की प्रशासन एक बार बता दे कि हम आपको ये रेट आपको दे रहे हैं। बस जो प्रशासन हमको ये रेट बता देगी तो हम हटने के लिए तैयार हैं। पल पल बढ़ रही दहशत के बीच सीबीआरआई की टीम दरारों को भरने में जुटी है। बारिश और बर्फबारी को देखते हुए मिट्टी और पत्थरों से दरारों को भरा जा रहा है। वहीं सरकार ने नया शहर बसाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो आज वर्तमान में जोशीमठ के हमारे जो प्रभावित लोग हैं, उनको कैसे हम सुरक्षित स्थान पर ले जा सकें, वो प्रक्रिया।
जोशीमठ के बाद अब श्रीनगर में भी दरारों का खौफ दिखाई दे रहा है। लोगों का आरोप है कि रेलवे के लिए बनी सुरंग उनके घरों में दरार ले आई। घरों में पड़ी दरारें दिखाते श्रीनगर के लोग इन दिनों खौफ के साए में जी रहे हैं। इन्हें हर वक्त किसी अनहोनी का खौफ सताता रहता है। इनके दिन का चैन और रातों की नींद उड़ी है। सिर्फ अकेला जोशीमठ ही नहीं जहां घरों में दरारें आई हैं। श्रीनगर के लोग भी अपने घरों में पड़ती दरारों को लेकर दहशत में हैं। अगर अब ना रेलवे के काम अगर उनको हम रोक भी देते हैं, मगर वो जो हमारे मकानों में क्षतिग्रस्त आ गई ना, वो तो ठीक नहीं होने वाली। तो हम सरकार से ये पूछते हैं कि हमारा क्या हो। लोगों का आरोप है कि पौड़ी जिले में गुजर रही रेलवे की सुरंग के चलते उनके घरों में दरारें पड़ रही हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के तहत बनाई गई सुरंग के चलते सौड़ क्षेत्र के साथ ही श्रीनगर और आसपास के इलाकों में घरों में दरारें पड़ गई हैं, जिसके चलते लोगों में गुस्सा साफ देखा जा रहा है। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि हालात पर नजर है और इसको लेकर पहले बैठक भी हुई है, जिसमें विशेषज्ञों से रायशुमारी की गई है। अपने 4 दिन के गोरखपुर दौरे के आखिरी दिन सीएम योगी ने जहां गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया तो वहीं पत्रकारों से संवाद भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर क्लब में मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने पत्रकारों से संवाद किया और आज के दौर में मीडिया की भूमिका पर खुलकर अपने विचार रखे। गोरखपुर पत्रकार समिति ने नेपाल के पत्रकारों के साथ मिलकर आपस में दोनों देशों के बीच जो राजनीतिक संबंध नहीं हो सकते, राजनीतिक संबंध शासन के स्तर पर होंगे। सीएम ने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये परिवर्तन का ही परिणाम है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया की उस ब्रिटेन को पछाड़ करके, जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। सीएम ने कार्यक्रम से मंच से धर्म, जाति और मजहब के नाम पर राजनीति करने वालों को भी आड़े हाथ लिया। 40 करोड़ की आबादी का भारत एक स्वर में बोलता है। दुनिया के अंदर 140 करोड़ की ताकत जो हमें जाति, मौत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और तमाम अन्य बातों में बांटते थे, ये फेल हो गए। सीएम ने कहा कि यूपी के बारे में लोगों की अवधारणा बदली है। पहले यूपी में अराजकता का माहौल था और गुंडा टैक्स वसूला जाता था। देश में एक बार फिर से आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों की माने तो अयोध्या का राम मंदिर आतंकियों के निशाने पर है। गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी देश में किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। देश की खुफिया एजेंसियों ने बड़े आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक यूपी, दिल्ली और पंजाब के कई बड़े शहरों में आतंकी हमले की प्लानिंग है। यह अलर्ट दिल्ली से 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जारी किया गया। इतना ही नहीं, अयोध्या का राम मंदिर भी आतंकियों के निशाने पर है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। उसके मुताबिक अयोध्या के राम मंदिर पर हमले का प्लान है। जैश-ए-मोहम्मद ने हमले की साजिश रची है। सुसाइड बॉम्बर के जरिए आतंकी हमला हो सकता है। आतंकी पाकिस्तान से नेपाल, नेपाल से भारत में दाखिल हो सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद देश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर का 50% से ज्यादा निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वहीं खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद यूपी पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। वहीं राम मंदिर की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई, जिसमें आगामी चुनाव की रणनीति समेत कई मुद्दों पर मंथन हो रहा है। दरअसल भाजपा मुख्यालय पर सबसे पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सभी प्रदेशों के पार्टी अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और मंत्री शामिल रहे। इसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहले दिन की बैठक हुई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा सीएम योगी और सीएम धामी समेत भाजपा शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्री, 5 उप मुख्यमंत्री और 35 केंद्रीय मंत्री समेत करीब 350 नेता शामिल हुए। इस बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों पर चर्चा हुई। यूपी की सभी 80 सीटों और देश भर की 160 कमजोर लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने की रणनीति के साथ ही संगठन विस्तार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल पर मंथन हुआ। इसके अलावा कमजोर राज्यों में पार्टी की मजबूती पर चर्चा हुई। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। कल शाम 4 बजे पीएम मोदी के संबोधन के साथ ही बैठक का समापन होगा। हालांकि इस बैठक का सबसे ज्यादा फोकस यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की रणनीति माना जा रहा है। दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। नई दिल्ली विधान परिषद के कन्वेंशन सेंटर में बैठक के लिए पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने संसद मार्ग पर पटेल चौक से जयसिंह रोड जंक्शन तक रोड शो किया।
इस दौरान पूरा रास्ता अलग अलग तरह की झांकियों से सजाया गया था। यहाँ ढोल नगाड़ों की थाप के बीच कलाकारों ने पीएम मोदी का शानदार तरीके से स्वागत किया। इस रोड शो के जरिए भाजपा ने शक्ति प्रदर्शन किया। करीब 15 मिनट तक चले इस रोड शो के दौरान खुशी से गदगद भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। पीएम मोदी के स्वागत में मुस्लिम महिलाओं का हुजूम भी नजर आया। सोच रहे जो उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, मोदी जी तो हमारी जान है। इस रोड शो के बाद पीएम मोदी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे, लेकिन बैठक से पहले इस रोड शो के आयोजन का मकसद भी है दिल्ली में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना, राजधानी में पार्टी की मजबूती बनाए रखना, आम आदमी पार्टी की पैठ को कम करना और जनता के बीच मैसेज पहुंचाना। हालांकि पीएम मोदी के इस भव्य रोड शो पर सियासत भी तेज हो गई है। 8,500 करोड़ के विमान में घूमने वाले लोग राहुल गांधी जी से प्रेरणा लेकर के अगर रोड शो या पैदल यात्रा करते हैं तो मैं इसे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का असर मानूंगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के बाद सदगुरु जग्गी वासुदेव की ईशा फाउंडेशन ने कर्नाटक के बेंगलुरु में आदियोगी की एक और प्रतिमा स्थापित की है। रविवार को बेंगलुरु के चिकबल्लापुरा में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने एक भव्य कार्यक्रम में 112 फीट ऊंची आदियोगी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव के अलावा कर्नाटक की कई जानी मानी हस्तियों के अलावा सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। इस मौके पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने सदगुरु जग्गी वासुदेव की तारीफ करते हुए कहा कि आदियोगी लंबे समय से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। बोम्मई ने कहा कि अगर हम कुछ क्षण के लिए भी आदियोगी को देखते हैं तो गहरी अनुभूति होती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने सदगुरु की भी जमकर तारीफ की और कहा कि वो सदगुरु नहीं सदा गुरु हैं। उनकी साधना, अनुभव और कर्म किसी भव्य दर्शन से कम नहीं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे शक्तिशाली पीठ परिवर्तन के स्रोत होते हैं। आदियोगी की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर आदियोगी दिव्य दर्शनम नाम का एक शो भी दिखाया गया। आदियोगी की 112 फीट ऊंची प्रतिमा के अनावरण से पहले सदगुरु ने प्रतिमा के पास योगेश्वर लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। नेपाल विमान हादसे में गाजीपुर के 4 युवकों की मौत से जिले में गम का माहौल है। वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। नेपाल में हुए विमान हादसे में गाजीपुर के 4 युवकों की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो वहीं इलाके के लोग चारों युवकों की दोस्ती को याद करके गमजदा हो रहे हैं। तो अभी लेखपाल द्वारा सूचना मिला है कि किसी का आईडी प्रूफ जो है हमको दीजिए, जिसको हम नेपाल भेजें और सबको मंगाया जा सके। नेपाल हादसे में जान गंवाने वाले सोनू जायसवाल, अनिल राजभर, अभिषेक कुशवाहा और विशाल शर्मा अच्छे दोस्त बताए जाते हैं। सोनू जायसवाल शराब कारोबारी था, जबकि अनिल, अभिषेक और विशाल के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में पीड़ित परिवारों को सरकार से मदद की दरकार है। वहीं दूसरी ओर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने अनिल राजभर के परिजनों से मुलाकात की। साथ ही नागरिक उड्डयन और विदेश मंत्रालय से पीड़ित परिवारों को मदद मिले, इसके लिए पहल करने की बात भी कही। सब लोग लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी पीएम करा करके डेड बॉडी परिवार को सौंप दिया जाए। वहीं नेपाल में सोमवार को राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 70 शव बरामद कर लिए गए थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।